हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई 2024। अप टू जून के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज हम जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, टॉपिक्स न्यूज में रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग। तो अभी जो ओलंपिक्स हुए, पेरिस ओलंपिक्स जो हुआ, उसमें भारत से पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने शूटिंग में कोई ओलंपिक का मेडल जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। कौन है वो? आपको उनका नाम बताना है। हिना सिद्धू, अपूर्वी चंडेला, मनु भाकर या अंजुम मुदगल। सो करेक्ट आंसर इज मनु भाकर। ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रही हैं। सो मनु भाकर बन गई हैं इंडिया की पहली विमेन जिन्होंने ओलंपिक्स में शूटिंग में जो है मेडल जीता है। ठीक है, सो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी आप याद रखिए, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, तो पंजाब जो स्टेट है उसके गवर्नर और चंडीगढ़ जो यूनिट टेरिटरी है, जो कि कैपिटल भी है पंजाब और हरियाणा की, उसके एडमिनिस्ट्रेटर सेम ही है, एक ही है। हो सकता है जब हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा था अपनी पॉलिटिक, जब हमने कवर की थी कांस्टेबल के लिए, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एक ही गवर्नर जो है वो एक से ज्यादा के स्टेट्स के भी हो सकते हैं, दूसरी यूटी को भी वो गवर्न कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंटली जो पंजाब स्टेट के गवर्नर हैं वही एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के भी। ठीक है, तो आपको बताना है वो कौन है। श्री हरिबाहु कृष्णराव बागड़े, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, श्री गुलाब चंद कटारिया और श्री ओम प्रकाश माथुर। सो द करेक्ट आंसर इज श्री गुलाब चंद कटारिया। श्री गुलाब चंद कटारिया जो कि प्रीवियसली असम के गवर्नर थे, उन्हें बनाया गया है पंजाब के गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, चलिए, वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट टनल? शिनकुंडला टनल। ठीक है, ये अभी बन रहा है, बना नहीं है, इसकी कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हुई है रिसेंटली। प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा इसकी जो एक तरह से आप कहें स्टार्टिंग किया गया है, शुरुआत की गई है। इसका जो एक तरह से कहें आप नींव जो कहते हैं ना, नींव का पत्थर रखना, सॉर्ट ऑफ वैसा काम किया गया है। तो आपको बताना है वो अब जब बन के तैयार हो जाएगा तो वो दुनिया का सबसे ऊंचा टनल होगा। वो कहां पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में या हिमाचल प्रदेश में। एंड द नेम ऑफ टनल इज शिनकुंडला एंड द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में है और फर्स्ट ब्लास्ट इनिशिएट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ऑन जुलाई 26, 2024। ठीक है, यह अराउंड 4.1 किलोमीटर लंबा जो है टनल रहने वाला है। ठीक है, और 2 ट्यूब्स रहने वाली हैं इसकी, और इसकी जो हाइट है वो रहने वाली है 15,800 फीट। ठीक, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच कल्चरल साइट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट बिकेम द फर्स्ट टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? सो जो भी पहली बार जो चीज होती है वो वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से एक प्लेस को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स में। कौन सी कैटेगरी में? कल्चरल्स कैटेगरी में। ठीक है, यूनेस्को की जो लिस्ट है हेरिटेज साइट्स की, वहां पे कल्चरल भी होती है, नेचुरल भी होती है और मिक्स्ड भी। ठीक है, हमने जब भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था पहले भी करंट अफेयर्स की, तो ये मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी। ठीक है, तो उसमें से हमारे जो देश में है एक ही मिक्स्ड है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न से है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मिक्स्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में जो है फ्रॉम इंडिया, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लाई करती है, वो कौन सी है? ठीक है, तो अभी रिसेंटली कल्चरल कैटेगरी में इंक्लूड की गई है और वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की पहली एक तरह से बोले प्लेस हो गई है। वो कौन सी है आपको बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मजूली आइलैंड, मोईदाम्स या कामाख्या टेम्पल। सो द करेक्ट आंसर इज मोईदाम्स। ठीक है, मोईदाम्स जो है एक तरह से आप एक तरह से कहें इजिप्ट में जिस तरह से बनाए जाते हैं ना लोगों को बरी करने के लिए, उसी तरह से अहम जो डायनेस्टी थी जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में यानी कि असम में पाई जाती थी, अहम डायनेस्टी, वो लोग अपने पूर्वजों को या जो भी डेड बॉडीज थी उनको बरी करने के लिए एक माउंड सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते थे, उन्हीं को मोईदाम्स कहा जाता है। और इससे पता चलता है कि उनका कंस्ट्रक्शन और उनका आप आर्किटेक्चर कितना ज्यादा आप एक तरह से प्रोग्रेसिव था।
ठीक है, तो इसे जगह मिली है यूनेस्को की 46 वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी की सेशन हुई है उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया है इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स। ठीक है, ठीक है। सो 700 ईयर पुराना माउंट बरियल साइट्स है। ठीक है, डेड बॉडी को दफनाने के लिए माउंट का जो पिरामिड सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे अहम डायनेस्टी से। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया कि मोइदाम्स होते क्या है, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और साथ ही यूनेस्को की हेरिटेज साइट में ये इंक्लूड हो गए हैं, लिस्ट में इंक्लूड हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन इज कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअली। कारगिल वॉर हुई थी, ठीक है। सो उसमें जब हमने हरा दिया था अपने दुश्मन देश को, उस दिन को एज अ सेलिब्रेट किया जाता है कारगिल विजय दिवस के रूप में। आपको बताना है वो किस दिन सेलिब्रेट होता है, जून 26, जुलाई 26, अगस्त 26 या सितंबर 26। तो इट इज जुलाई 26। ठीक है, कारगिल विजय दिवस, कारगिल वॉर जो 1999 में हुई थी। ठीक है, ऑल्दो पहले भी पाकिस्तान हमारे साथ बहुत सारी एक तरह से कहे अटैक कर चुका है, वॉर्स हुई हैं। कारगिल वॉर थी जो सबसे रीसेंट सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, जो कि ओपन वॉर सॉर्ट ऑफ थी। ठीक है, ऐसे तो सर्जिकल स्ट्राइक्स और इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन तो होती रहती हैं, लेकिन ओपन वॉर जो हुई थी दैट वाज द कारगिल जो 1999 में हुई थी, और हमने ऑपरेशन विजय के अंडर विजय हासिल की थी। ठीक है, हरा दिया था और जीत गए थे हम इस वॉर में, ऑपरेशन विजय में। दैट्स वाई इस दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है एज अ कारगिल विजय दिवस। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन मंगोलिया। यानी कि इंडियन आर्मी और मंगोलिया के बीच में होती है ये एक्सरसाइज। ठीक है, भारतीय आर्मी है जो और मंगोलिया की आर्मी है, उनके बीच में ये एक्सरसाइज होती है। आपको उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताना है। डिजर्ट स्टॉर्म, खान क्वेस्ट, रेड फ्लैग, कोबरा गोल्ड। सो मंगोलिया और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट इज खान क्वेस्ट। ठीक है, खान क्वेस्ट उसका नाम है, और जुलाई 27 से ये शुरू हुई थी और 9 अगस्त तक ये कंटिन्यू रही थी। व्हाट इज द न्यू नेम फॉर द दरबार हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में जो रेनोवेशन हुई है उसमें जो नया दरबार हॉल है उसका एक नया नाम रखा गया है। आपको बताना है कि दरबार हॉल का क्या नाम रखा गया है राष्ट्रपति भवन में। अशोक मंडप, गणतंत्र मंडप, सारनाथ मंडप या रिपब्लिक हॉल। सो जो दरबार हॉल है उसे कहा गया है गणतंत्र मंडप। ठीक है, गणतंत्र मंडप कहते हैं दरबार हॉल को। ट्रेडिशनली ये यूज किया जाता है वेरीज जो भी सेरेमनीज होती हैं, जैसे अवार्ड्स दिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जो भी नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं वो इसी दरबार हॉल में कंडक्ट कराए जाते हैं, और इसका एक नया नाम रखा गया है जिसे कहते हैं गणतंत्र मंडप। गणतंत्र का मतलब है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक। और हमारे राष्ट्रपति हमारे देश में जो आप एक तरह से कहें स्टेज के जो हेड होते हैं दैट इज नॉट नॉमिनेटेड, दैट इज इलेक्टेड, तभी हमारे देश को रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है, तो उसी को सिग्निफाई करते हुए दरबार हॉल को कहा गया है गणतंत्र मंडप। व्हाट इज द न्यू नेम फॉर अशोक हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन। ठीक है, एक हो गया दैट वाज द नेम ऑफ दरबार हॉल। अब पूछ रहे कि अशोक हॉल का क्या नाम रखा गया, दरबार मंडप, गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप या यूनिटी मंडप। ठीक है, इनमें से क्या नाम रखा गया। सो अशोक हॉल को बोला गया है अशोक मंडप, हॉल की जगह मंडप एड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, नाम एज इट इज है, सिर्फ हॉल की जगह मंडप एड ऑन किया गया है। ठीक है, सो अशोक हॉल ओरिजिनली डिजाइन्ड एज अ बॉलरूम विल नाउ बी नोन एज अशोक मंडप। तो कुछ नोमेनक्लेचर जो है टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि रिसेंट न्यूज में रहे हैं तो एज सच इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, चलिए, What is the rank of India's passport on the Global Passport Index? ठीक है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जो है, विश्व के सभी पासपोर्ट्स की एक सूची बनाई जाती है, उसमें भारत के पासपोर्ट का, इंडिया पासपोर्ट का क्या रैंक है। 75th, 82nd, 90th या 100th। सो इट इज 82nd। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है दैट इज 82nd रैंक पर इंडिया लाई करती है ऑन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। नाउ आपको बताना कि इंडिया के पासपोर्ट, अगर एक पर्सन के पास इंडिया का पासपोर्ट है तो वो कितनी कंट्रीज में विजिट कर सकता है बिना वीजा के। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, यू जस्ट नीड अ पासपोर्ट।
ठीक है, तो आपको बताना है कि हमारे देश के लोग जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री जा सकते हैं, 50, 58, 60 या 70। सो इट इज अराउंड 58 कंट्रीज, 58 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। ठीक है, तो ये जो हमारे पड़ोसी एक तरह से देश आप कह सकते हैं, यहां पर आप बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो अराउंड वर्ल्ड में 58 ऐसी कंट्रीज हैं जहां आप वीजा फ्री जा सकते हैं। नेपाल, भूटान, दीज ऑल्सो अदर कंट्रीज जहां वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, चलिए, What is the projected real GDP growth for financial year 2024-2025? तो इकोनॉमिक सर्वे जो है हर साल निकाला जाता है जिसमें कितनी ग्रोथ रहने वाली है देश की इकोनॉमी की, कितना फिजिकल डेफिसिट रहने वाला है, इन सब के बारे में बताया जाता है। ठीक है, एक अनुमान लगाया जाता है। तो हमारे देश की 2024-25 में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो 2024-25 का है उसमें कितनी जीडीपी को प्रोजेक्ट किया गया है? 5 to 6%, 6.5 to 7%, 7 to 8% और 4.5 to 5%। कितने परसेंट जीडीपी को जो है प्रोजेक्टेड किया गया है? सो इट इज 6.5 से 7% की। सो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो जीडीपी की ग्रोथ रहने वाली है दैट इज अराउंड 6.5 to 7%। ठीक है, जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल के अंदर देश की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इकोनॉमी चलती है, गुड्स जो बनते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा अर्न होता है, तो जितनी भी एक साल के अंदर विद इन अ बाउंड्री गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू को निकाला जाता है और इस तरह से जीडीपी फाइंड आउट होती है जिसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, चलिए, हु टेबल द इकोनॉमिक सर्विस 2023-2024 इन लोकसभा। तो यहां आपको बताना है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है, जो हर साल लाया जाता है, वो किसने, कौन प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। सो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो टेबल करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो टेबल करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। चलिए, विच इंडियन प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो जुलाई 2024 में हमारे देश के एक प्लेयर को ओलंपिक ऑर्डर के खिताब से नवाजा गया बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आपको बताना है वो प्लेयर कौन है? पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल। सो द करेक्ट आंसर इज अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को जो है ओलंपिक ऑर्डर दिया गया बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू द ओलंपिक मूवमेंट। ड्यूरिंग विच हिंदू मंथ डज द कन्वर यात्रा टेक प्लेस। आपको बताना है कि पर्टिकुलर यात्रा जो है वो कौन से महीने में कंडक्ट कराई जाती है हिंदू मंथ के हिसाब से या हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? बैसाख, कार्तिक, श्रवण या चैत्र। सो ये जो मंथ के नेम है दीज ऑल आर अकॉर्डिंग टू द हिंदू मंथ्स के, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हैं। ठीक है, सो श्रावण, ठीक है, जो अभी जो श्रावण का महीना होता है, सावन का महीना जिसे कहते हैं, उस मंथ में ये पर्टिकुलर यात्रा की जाती है। भगवान शिव के लिए जो है ये यात्रा होती है। ठीक है, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि वो एक बहुत बड़ा आप एक तरह से मटका कह सकते हैं या जिसमें पानी भर के जो है लोग यात्रा अपने कंधों पे उठा के यात्रा करते हैं। दैट इज फॉर द वर्शिपिंग ऑफ लॉर्ड शिवा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर यात्रा? अब आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर यात्रा जो कि सावन के महीने में होती है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू विजिट मल्टीपल टेम्पल्स, टू कलेक्ट एंड ऑफर होली वाटर टू लॉर्ड शिवा, टू फास्ट फॉर अ मंथ और टू चैंट बोल बम कंटिन्यूसली। सो ये पर्टिकुलर ये यात्रा है, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि देश में जितने भी होली वाटर्स हैं, जो भी पवित्र पानी जहां जहां से मिलते हैं, वहां से वो इकट्ठे किए जाए एक मटके में और वो अपने कंधों पे लोड करके, उनको कैरी करके दे टेक इट टू ऑफर इट टू द लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो होली वाटर को लॉर्ड शिवा को अर्पित किया जाता है। इस यात्रा के थ्रू अलग अलग जगहों से पवित्र पानी को इकट्ठा किया जाता है और लॉर्ड शिवा को अर्पित किया जाता है। ठीक है, चलिए, What is the primary purpose of school in a box initiative in Assam? So असम में एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है स्कूल इन अ बॉक्स। ठीक है, स्कूल इन अ बॉक्स। आपको बताना है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है।
to provide emergency medical supplies, to deliver educational material to flood affected children, to distribute food and water, to relief camps, to build temporary shelter for displaced families. इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप उनके नाम से ही इस चीज को गेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है स्कूल इन अ बॉक्स, ठीक है, स्कूल की बात हो रही है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड होने वाला है। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन एक ही है जो एजुकेशन से डील करता है, यानी कि जो स्कूल इन अ बॉक्स इनिशिएटिव है उसका उद्देश्य है कि जो भी शिक्षा से जुड़ी चीजें हैं वो फ्लड अफेक्टेड बच्चों तक पहुंचाई जाए। ठीक है, स्कूल को एक बॉक्स के रूप में बच्चों तक पहुंचाया जाए, किताबें, कॉपीज, पेंसिल्स वो सब उनको प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो स्कूल इन अ बॉक्स इनिशिएटिव एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक, बढ़े आगे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ई साक्षी पोर्टल? आपको ई साक्षी पोर्टल का प्राइमरी पर्पस बताना है। ये पर्टिकुलर मोबाइल पोर्टल है, ठीक है, आपको बताना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन फॉर रूरल चिल्ड्रन, जो भी गांव में बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना। टू फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एमपी लैड स्कीम, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये स्कीम है जिसमें हर एमपी, जो भी लोकसभा राज्यसभा के एमपीज रहते हैं, वो एक एक एरिया को चुन लेते हैं और उसकी स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। पूरे प्रॉपर तरीके से फंड एलोकेट किए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, और हर एमपी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने एरिया से एक एरिया को चूज कर सकते हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए वो काम करते हैं। और जो फंड एलोकेट होते हैं वो फंड लैप्स नहीं होते, वो फिर आगे आप उसे यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए वो एड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम बनाई गई है हर एक गांव के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो टू फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एमपी लैड, इस पर्टिकुलर स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी इन अर्बन एरियाज, शहरी जगहों पर डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, या हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स के लिए। तो ई साक्षी जो है ये पोर्टल पर्टिकुलरली बनाया गया है कि ये जो स्कीम है जहां पे एमपी इस पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, फंड्स एलोकेट होंगे, इसका एक तरह से मॉनिटरिंग हो पाए कि कितना काम हो रहा है, प्रॉपर काम हो भी पा रहा है कि नहीं, या फंड्स जो है वो प्रॉपरली उस चीज के लिए यूज हो भी रहे कि नहीं। ठीक है, तो ई साक्षी पोर्टल जो है स्पेसिफिकली फॉर द facilitate the implementation of the MP LAD scheme. Where is the headquarter of the International Seabed Authority located? तो ये न्यूज में रही है रिसेंटली। आपको अब ये बताना है कि इसकी जो ISA जो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, किंगस्टन जमाइका में, न्यूयॉर्क USA में, या लंदन UK में? सो इट इज इन द किंगस्टन जमाइका, International Seabed Authority. What does the acronym SITE stand for? The context of energy transition. तो ये जो acronym है SITE, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी के बदलाव के कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? सस्टेनेबल इंटीग्रेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, सिस्टमैटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट्स, science and innovation for green hydrogen transformation. So it is option B, strategic intervention for green hydrogen transition. ठीक है, हाइड्रोजन को एक क्लीन फ्यूल की तरह देखा जा रहा है। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस जब वाटर की जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को सेपरेट किया जाता है, उससे हाइड्रोजन को जो है निकाला जा रहा है और इसको एज अ क्लीन फ्यूल की तरह कंसीडर किया जा रहा है। और जो भी इन्वायरमेंट में क्लीन फ्यूल के ऑप्शंस हैं उनमें इसको सबसे बेहतर माना जा रहा है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस भी जो हम करते हैं पानी की, उसके लिए भी हम एक रिन्यूएबल सोर्स का ही यूज करें। ठीक, सो साइट जो है, साइट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बाय 2030? तो ये एक मिशन सरकार ने स्टार्ट किया है। इसका क्या उद्देश्य है? 2030 तक ये क्या करना चाहते हैं? अचीविंग 100% रेन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया, कि जितनी भी रेन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन है वो 100% जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं वो रेन्यूएबल सोर्सेज से आए 2030 तक। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी एटलीस्ट 5 मेट्रिक टन पर एनम, एक साल में कम से कम 5 मेट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को अचीव करना बाय 2030। या
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल अक्रॉस मेजर इंडियन सिटी, तो भारत की जो भी मुख्य शहर है वहां पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के व्हीकल्स को लाना। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। सो 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ये मकसद है कि एनुअली जो प्रोडक्शन है ग्रीन हाइड्रोजन की उसको 5 मीट्रिक टन तक इंक्रीज किया जाए या लाया जाए, वहां तक अचीव किया जाए। ठीक, चलिए, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नोन लिथियम रिजर्व इन द वर्ल्ड, तो कौन सी कंट्री है जिसके पास लिथियम के बहुत ज्यादा रिजर्व है। न्यूज में रहा है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी हमारी जो एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज रियासी, वहां पर जो लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं। ठीक है, ऑल तो वहां पे अभी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि बहुत ही इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया है हमारा, और सिस्मिक जोन में पड़ता है पूरा जम्मू एंड कश्मीर, और रियासी के पोर्शन में वो पाए गए हैं। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल क्रिटिकलिटीज भी हैं जिनको देखने की जरूरत है। सो इसीलिए ये चीज जो है न्यूज में रही है। तो आपको ये बताना है कि लिथियम की सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स हैं वो वर्ल्ड में कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, चायल में, इंडिया में या अर्जेंटीना। सो इट इज इन द चायल। Which branches of the military conduct exercise HOPEX? तो एक एक्सरसाइज है HOPEX, वो किस किस के बीच में होती है? इंडियन आर्मी और इजिप्ट नेवी के बीच में, इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट आर्मी के बीच में, इंडियन नेवी और इजिप्ट एयरफोर्स के बीच में, इंडियन एयरफोर्स और इजिप्शियन एयरफोर्स के बीच में। सो इट इज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स और इजिप्शियन एयरफोर्स, HOPEX। ठीक है, HOPEX। इसे आप इजिप्शियन याद रख सकते हैं। ठीक है, Who developed the e-साक्ष्य मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, ई एविडेंस। ठीक है, ऑनलाइन एविडेंस मिले, ई साक्ष्य, साक्ष्य जो है हिंदी में एविडेंस को कहा जाता है। तो ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो किसने की है? ठीक है, एविडेंस से रिलेटेड है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल, इन सब से है। आप सीबीआई में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप सोचे ई साक्ष्य है, एविडेंसेस है, तो सीबीआई हो सकता है, एनसीआर भी हो सकता है, बट द करेक्ट आंसर इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। वेयर वॉज साउथ इंडियाज फर्स्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो रिसेंटली एक लेपर्ड की सफारी इनॉग्रेट हुई है जो कि वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे लंबी लार्जेस्ट सफारी है। कहां पर है? बांदीपुर नेशनल पार्क, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागरहोल नेशनल पार्क, बांगरघटा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, सो आपको बताना है इनमें से कहां पर है, दैट इज इन द बांगरघटा बायोलॉजिकल पार्क। What does मैत्री stands for in context of the space मैत्री मिशन between Australia and India? So एक मिशन स्टार्ट किया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जिसका नाम है मैत्री। आपको बताना है कि मैत्री का क्या मतलब है या उसकी इस एक्रोनिम की फुल फॉर्म क्या है। मिशन फॉर एडवांस इंटरप्लैनेटरी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड इनोवेशन, मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडियाज टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन, मिशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंटीग्रेशन, मिशन फॉर एडवांस इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड इनोवेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, मैत्री है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एआई, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन, दिस इज अ मिशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक, सो दैट इज इट फॉर today's MCQs on the current affairs of July 2024। अभी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और इसके साथ हमारे जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।